इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रेजोनेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे तंत्र का जो मूल आधार है दैट इज़ द रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इसका एविडेंस देता है कि कहीं पर रेजोनेंस कुछ हो रहा है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशंस, बहुत सारी जगह इसका हम लोग यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस को समझने के लिए हमको थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रेजोनेंस? रेजोनेंस एग्जैक्टली होता क्या है? रेजोनेंस को समझने के लिए आप थोड़ा ऐसा समझें कि सपोज एक्स और एक्स एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो एक्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों एक्स की बराबर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एक्स की जब बराबर होगी तो बेसिकली हर बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की दोनों एक्स की कैपेसिटी बराबर है, इसलिए इस एक्स के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज़ द न्यूट्रल चार्ज, और इस एक्स पर भी न्यूट्रल चार्ज आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि किसी तरफ शिफ्ट होता तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते, और जिससे दूर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। यहाँ आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर equally shared. इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड हो, अब दूसरे में हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स बॉन्ड वाई है, बट प्रोवाइडेड कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। यहाँ भी क्या है कि इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। शिफ्टिंग जो होगी वो किसकी तरफ होगी? वाई की तरफ। वाई के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वाई की विसिनिटी में आ जाएंगे और एक्स की विसिनिटी से इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे। आप यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली शेयर्ड। जब भी इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड हो या अनइक्वली शेयर्ड हो, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा पहला पॉइंट आया, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली और unequally shared by, इलेक्ट्रॉन को शेयर कौन करता है? एटम शेयर करते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली और अनइक्वली शेयर्ड बाय टू एटम्स, then such electrons are called, क्या नाम बताया आपको? such electrons are called localized electrons. Such electrons are called localized electrons. सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
सपोज कि हम लोग ऐसा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लें कि CH2, जिसके अंदर एक पाई बॉन्ड है CH एंड दिस इज CH2 प्लस। जब आप इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, दिस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड दिस इज अगेन sp2। sp2 का मतलब होता है प्लेनर। अब प्लेनर का ओरिएंटेशन जब आप जनरेट करेंगे तो ये इस टाइप का ओरिएंटेशन आएगा, कार्बन H, दिस इज ऑल्सो H, डबल बॉन्ड C, H, C, H, H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओरिएंटेशन को आप ऐसे समझें कि सपोज ऑल द कार्बोनिजन्स आर बॉल्स। ये बॉल्स आधा स्क्रीन में फिट है और आधा स्क्रीन के बाहर है। ये आपकी कॉपी में आधा कॉपी के अंदर है, आधा कॉपी के बाहर है। सेम इस H का हो गया और सेम इस कार्बन का हो गया। तो कार्बन sp2 था, अब प्लेनर हो गया। ये कार्बन भी sp2 था, प्लेनर हो गया। ये सारी बॉल्स हैं। तो सारा मॉलिक्यूल सपोज इस प्लेन में आ गया, लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, जहां ये पेन है, जहां ये पेन एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर जो पाई बॉन्ड हुआ वो पाई बॉन्ड ये वाला हो गया, दिस इज ऑन ए परपेंडिकुलर प्लेन। और पॉजिटिव चार्ज भी क्या इसी प्लेन में आ गया, पॉजिटिव चार्ज भी इसी प्लेन में आ गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि अब पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो सभी एक ही प्लेन में, ये तीनों ऑर्बिटल्स नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, पाई बॉन्ड की ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज की ऑर्बिटल दैट इज एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन। जब सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेगा तो कुछ इस टाइप का ओरिएंटेशन बनेगा। एक ही प्लेन में है, बेसिकली दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच में यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया। पाई बॉन्ड में भी क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा इस डायरेक्शन में। तो इस ऑर्बिटल में चार्ज जो आएगा वो पार्शियल नेगेटिव, और इस यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इट इज़ पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट, जो प्योर पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं हम लोग प्लस, इसका अमाउंट हमेशा पार्शियल से के अमाउंट से ज़्यादा होगा, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होने के बाद ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है जब कुछ एक्सटेंट तक न्यूट्रलाइज हो गया तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज कर जाएगी तो आप इसको भी पार्शियल बना देंगे। सो नाउ मॉलिक्यूल को आप कुछ इस टाइप से शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो गए, ठीक, इट इज लाइक दिस। लास्ट वाले में भी चार्ज कैसा, पॉजिटिव, और इस वाले में भी चार्ज कैसा, पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्ज था वो अब कितने एटम ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो आप इस स्टेटमेंट को बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स को एक से ज़्यादा एटम, 2 से ज़्यादा एटम शेयर करें, उस टाइप पर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में है। और जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में होते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेजोनेंस। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट है। सो आफ्टर ऑल इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर shared by, electrons are shared by more than 2 atoms, then such electrons are called
such electrons are called delocalized electron. Delocalized electrons. If electrons are under delocalization, then they are said to be in रेजोनेंस। तो आपको बताया लोकलाइज इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं पाई बॉन्ड के हों, कुछ केसेस में वो सिग्मा के भी होते हैं। जब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन्स यदि इक्वली या अनइक्वली शेयर्ड है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे दोज इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। If electrons are shared by more than 2 atoms, then they are said to be in resonance. अभी भी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं है कि ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट दिया इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन का। एग्जैक्टली रेजोनेंस का क्या मतलब है उसको देखें आप। एक मॉलिक्यूल है एक्स, ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। इस मॉलिक्यूल का जो एविडेंस है एग्जिस्टेंस का, इट इज डिटेक्टेड थ्रू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज ए रियल सब्जेक्ट जो फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इट इज ए टूल। सारी फिजिकल उस पर डिपेंडेंट है और सारी इनऑर्गेनिक फिजिकल सब उसी पर डिपेंडेंट है, ऑर्गेनिक। तो थर्मोडायनेमिक्स इस मॉलिक्यूल का एविडेंस मिल रहा है कि ये नेचर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है, दुविधा क्या है कि इस मॉलिक्यूल को हम कॉपी पे नहीं लिख सकते, कॉपी पर ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जो एक्स है इसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज द ट्रू मॉलिक्यूल। एक्स जो है इट इज ए ट्रू मॉलिक्यूल। जो ये ट्रू मॉलिक्यूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन अब आपने कॉपी पर लिखने की कोशिश की, जब आपने कॉपी पर लिखने की कोशिश करी तो कुछ गलत स्ट्रक्चर आने शुरू हो गए, क्योंकि एग्जैक्टली ये तो नहीं आ सकता, नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो यूज़ कर रहे हो आप, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए, बी, सी और डी 4 स्ट्रक्चर लिखे। ए जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी भी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी भी एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी सी डी चारों एक्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर रहे हो इसको हम लोग इस साइन के थ्रू शो कर देते हैं, डबल एरो, दोनों तरफ एरो लगा दिया, दोनों तरफ एरो लगा दिया। इन चारों स्ट्रक्चर्स को, चारों स्ट्रक्चर ए बी सी डी को आप नाम दोगे दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं इट इज़ ए रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग एक नाम और दे देते हैं दैट इज कॉल्ड कैनोनिक। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म्स। फॉर्म या फॉर्म्स जितनी भी एक से ज़्यादा होंगी तो फॉर्म्स ही लिखेंगे आप।
अब इसमें आप समझें, हम लोग बोलेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर प्योरली इमेजिनरी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी होते हैं। तो रेजोनेंस के केस में जो अब यहाँ पर जो पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर प्योरली इमेजिनरी। आर प्योरली इमेजिनरी, मतलब ये पूरे हाइपोथेटिकल हैं। और जो मॉलिक्यूल नेचुरल है, जिसका नेचर में एग्जिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर प्योरली इमेजिनरी आपने लिख दिया। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग और क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स are also called canonical forms. Also called canonical forms. थर्ड पॉइंट वही जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका रियल एग्जिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। The true molecule is called resonance hybrid। जो असली मॉलिक्यूल है, जिसका नेचर में एग्जिस्टेंस है, उसको आप बोलोगे रेजोनेंस हाइब्रिड। फोर्थ, जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बोल दो, वो सारे हाइब्रिड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं दिस इज कैनोनिकल फॉर्म, are representative of resonance hybrid। रेजोनेंस हाइब्रिड। फिफ्थ पॉइंट, अब आप इसको फिर ध्यान से समझें। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बोल रहे हैं जो हाइब्रिड है दैट इज एक्स को हम लोग नाम दे रहे हैं दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या? ए, बी, सी और डी, 4 ले लिए। 4 से रिप्रेजेंट करोगे तो दिस इज द साइन ऑफ रेजोनेंस। सारे जो है एक्स के रिप्रेजेंटेटिव है, सारे के सारे एक्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ए भी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी भी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कुछ थ्योरेटिकल लॉ लगाओगे, वो लॉज हम बताएंगे आपको। थ्योरेटिकल लॉ लगाओगे और मान लीजिए उस थ्योरेटिकल लॉ से जो रिलेशन आया, वो रिलेशन इस टाइप का है कि पोटेंशियल एनर्जी ए की सबसे ज़्यादा है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी। अब एक्चुअली जब पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी जब बहुत ज़्यादा होती है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है और सिस्टम वर्क करके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे कि उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो ओरिजिनल फॉर्म अनस्टेबल थी और वर्क करने के बाद
वो एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो इन चारों स्ट्रक्चर के अंदर आप बोलेंगे कि जो स्ट्रक्चर ए है दिस इज द मिनिमम स्टेबल, और स्ट्रक्चर डी जो है दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल। इसी रिलेशन के करस्पॉन्डिंग मिनिमम स्टेबल और मैक्सिमम स्टेबल। अब आपने मिनिमम और मैक्सिमम लिख दिया, आइडेंटिफाई कर लिया कुछ थ्योरेटिकल लॉ से। इसके अंदर अब आप यही बोलेंगे कि जब आपको x को रिप्रेजेंट करना होगा तो x को हम लोग परफेक्टली तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कंपेरेटिवली बेटर रिप्रेजेंटेटिव कौन है उसका, d है। जो स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड का उतना बेटर रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड का पुअर रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो जब भी आपसे बोले कि कंपाउंड एक्स को, मॉलिक्यूल एक्स को आप कॉपी पे लिखो, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं लिख सकते, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स के थ्रू इस चीज़ का एविडेंस आ रहा है कि एक्स का तो कोई एग्जिस्टेंस है। तो एक्स को लिखने के लिए आप उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे जिसका एग्जिस्टेंस डाउटफुल नहीं है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, तो डी लिख देंगे तो डी एक्स का रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। लेकिन जब चारों लिखेंगे ए बी सी डी तो चारों ए बी सी डी उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव इज डी, परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इज डी, ये सारे इसके रिप्रेजेंटेटिव हुए। तो हम लोग यहां पर कुछ टर्म बोलेंगे, उस टर्म के करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्टेबल, आप ध्यान रखें कि मैक्सिमम स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म is better representative of hybrid। तो यहां के हिसाब से मैक्सिमम स्टेबल क्या हो गया, डी हो गया। दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर बोलेंगे कि मैक्सिमम स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म has more contribution in hybrid, more contribution in hybrid। एक्चुअली हाइब्रिड के अंदर सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर्टी किसकी होंगी, जो ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। इसके बाद एक पॉइंट हम लोग और बोलते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया। थर्ड पॉइंट में मैक्सिमम स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म हैज मोर वेटेड एवरेज इन हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर उसका वेटेड एवरेज क्या है, ज़्यादा है। नाउ 6 पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से इसी टाइप का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। मान लीजिए एक्स हाइब्रिड है, एक्स को लिख रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप फिर से 3-4 स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, ए बी सी एंड डी। ये सभी ए बी सी डी क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म। लेकिन परंतु ए बी सी डी तो रिप्रेजेंटेटिव हो गए, लेकिन आपने जब इसमें थ्योरेटिकल लॉ लगा के रिलेशन लिखा तो पोटेंशियल एनर्जी ए की बहुत ज़्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी बी की पोटेंशियल एनर्जी सी की और पोटेंशियल एनर्जी डी की लगभग बराबर है, लगभग अप्रॉक्स बराबर है।
लेकिन ए की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ एक रिलेशन और जो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड हो रहा है कि ए की तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद किसकी, बी की, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी। हमने आपको बोला लगभग बराबर है, तो इसका मतलब थोड़ा सा ही सही, लेकिन एक का ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो वही हम लोगों ने रिलेशन लिख दिया। ये दोनों रिलेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड हो रहे हैं। साइमल्टेनियसली दोनों रिलेशन जब सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो अब आप इसके अंदर इस चीज़ का ध्यान दें, जिस कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, उसका वेटेड एवरेज मिनिमाइज होता चला जाएगा, उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हम लोग उसको बोलेंगे इट इज़ नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ए जो है इज़ नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जीज लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर have almost equal energy. The canonical form which having high means very high, बहुत ज़्यादा, वेरी हाई एनर्जी कंटेंट इज नॉट कंसिडर एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान रहे आपको। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जीज लगभग बराबर होनी चाहिए। 7th पॉइंट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है X और एक मॉलिक्यूल है X डैश। X के जो स्ट्रक्चर हैं, X जो है इट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड, X डैश भी क्या है, इट इज़ ए रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो हम आपको लॉ बता रहे हैं, इट इज़ ए जनरल लॉ विच इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज, लेकिन जब क्वेश्चन आता है आपके लेवल पर तो उस लेवल के हिसाब से जनरली 99% ये सेटिस्फाइड होगा। तो X तो रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब हम लोग क्या 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, A, B और C। ये तीनों क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं X के, लेकिन X डैश के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हो गए वो थोड़े ज़्यादा हो गए, A, B, C एंड D। इस पे हम लोगों ने डैश लगा दिए। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसकी कैनोनिकल फॉर्म कितनी है, 3, और यहाँ कैनोनिकल फॉर्म क्या है, 4 कैनोनिकल फॉर्म है। मान लीजिए इस X के अंदर चार्जेस वार्जेस सब बाकी चीज़ें आपने देख ली, सेम ही आ रहा। इसके अंदर चार्ज Q है और इसके अंदर चार्ज Q है, दोनों के अंदर चार्ज भी कैसा है, सेम है। इस पूरे चार्ज को मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना है। डिस्ट्रीब्यूट होना है तो आप देखें कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताते हैं कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी Q/3, दिस इज द Q/3 एंड दिस इज Q/3। लेकिन जब 4 स्ट्रक्चर आए तो 4 स्ट्रक्चर मीन्स 4 सेंटर्स पर 4 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी इज Q/4, दिस इज Q/4, Q/4 एंड दिस इज ऑल्सो Q/4। 4 लिख दिए। अब हम लोग बोलते हैं कि चार्ज बढ़ रहा है। यदि चार्ज Q इंक्रीज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है।
पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो ये वाला सिस्टम मतलब आप बोलेंगे कि x जो है, x डैश जो है, इट इज मोर स्टेबल, और ये कैसा हुआ, दिस इज लेस स्टेबल। तो इन जनरल लॉ जो बोल रहे हैं हम लोग, दैट इज इन जनरल, इन जनरल आप बोलेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हमेशा करेक्ट नहीं होगा, किस केस में करेक्ट नहीं होगा हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं इन जनरल एज द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म canonical forms increases, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कारण क्या है कि मॉलिक्यूल के ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बढ़ते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है तो नेचुरली स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। वो बात अलग है कि मान लीजिए 4 स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इन 4 स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है। यदि वो पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होगी देन दे आर नॉट कंसिडर एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फाइनली 2 बचेंगे। अब एक के 3 है, एक के 2 हैं, तब आप बोलोगे कि 3 वाला ज़्यादा स्टेबल है। कुछ केसेस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत कम बनते हैं, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा। जब ऐसा होगा तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। खैर वो बात की बात है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल कैनोनिकल फॉर्म बढ़ेंगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब एक टर्म इसमें आप समझना, हम लोग क्या एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन क्या होता है, उसको हम लोग बोल रहे हैं दैट इज अ रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच थर्मोकेमिस्ट्री में। रेजोनेंस एनर्जी का हम पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, इट इज द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड। दूसरा, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। आप ध्यान रखें कि नेचर के अंदर वही चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसकी एनर्जी कम हो। तो कैनोनिकल फॉर्म तो क्या है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, आभासी हैं। लेकिन जो हाइब्रिड है, इट इज़ द रियल स्ट्रक्चर, उसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है। इसलिए हाइब्रिड का एनर्जी कंटेंट हमेशा कम होगा। हाइब्रिड का एनर्जी कंटेंट हमेशा कम होगा। किसके कंपैरिजन में, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर एक्स है, उसके 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकले, लेकिन उस 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी भी स्ट्रक्चर की एनर्जी हाइब्रिड की एनर्जी से ज़्यादा होगी, हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी। तो इसलिए हम लोग जब हाइब्रिड की एनर्जी लेस है, दिस एनर्जी इज लेस बट दिस एनर्जी इज मोर, ऐसे केस में आप सोच सकते हो कि ये वाली क्वांटिटी जो आएगी, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। यदि ये क्वांटिटी नेगेटिव आई तो इस नेगेटिव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना जरूरी है, इसका मतलब समझना जरूरी है। अब रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग थोड़ा दूसरे टाइप से डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेचर में कोई भी बॉडी हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती ही है। आपके अंदर कुछ एनर्जी होगी, हमारे अंदर कुछ एनर्जी होगी, ठीक। ये तो नेचुरल एग्जिस्टेंस वाली चीज़ें हो गई। अब मान लीजिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जैसे लैपटॉप हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गई, इनके अंदर भी इनका कुछ एनर्जी कंटेंट है।
तो हर डिवाइस, हर बॉडी के अंदर देयर इज़ ए एनर्जी कंटेंट। तो यूनिवर्स में पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखना कि यूनिवर्स में मान लीजिए आपने कुछ बॉडीज़ देखी, सारी बॉडी आइडेंटिकल थी, सारी बॉडी आइडेंटिकल, देखने में भी एक सी, सब कुछ एक सा। इनके अंदर का जब हम लोगों ने एनर्जी कंटेंट चेक किया तो एनर्जी कंटेंट इनके अंदर का ई निकला। एनर्जी कंटेंट ई। उसके बाद आपको यूनिवर्स में फिर एक बॉडी और ऐसी मिल गई, अचानक चले गए हो गए आप कहीं दूर, कि उसका एनर्जी कंटेंट जब आपने चेक करा तो वो ई डैश था, लेकिन देखने में ये वैसी ही थी, हर चीज़ एक वैसी ही थी जैसा कि ई वाली है। बट अनफॉर्चुनेटली आपने जब इसको चेक करा तो ई इज़ ग्रेटर देन ई डैश। जब कोई चीज़ बनना शुरू होती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो क्या अपने अंदर स्टोर करके रखती है। अब बात आती है कि पूरा हम लोग क्या यूनिवर्स ले रहे हैं, यहाँ समझना आप, दिस इज द कंप्लीट यूनिवर्स, और इसके अंदर कोई बॉडी पड़ी हुई है, बॉडी पड़ी हुई है, तो इस बॉडी को आप बोलोगे दिस इज द सिस्टम। और ये बॉडी जो बाहर एग्जिस्ट कर रही है, इट इज सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग्स, सिस्टम और सराउंडिंग। तो आप सोचेंगे इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो ई थी, इसे इसके अंदर ई डैश मिला, यानी इसने कितनी एनर्जी गेन नहीं करी। जो आपको एक ही सिस्टम मिला जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, उसको इतनी एनर्जी उसने गेन नहीं करी। यदि एनर्जी गेन नहीं करी तो ये वाली एनर्जी ई माइनस ई डैश, ये कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? ये वाली एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग्स में यदि ये एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब सिस्टम का एनर्जी कंटेंट क्या है, थोड़ा कम हो गया। सिस्टम का एनर्जी कंटेंट यदि कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यूजुअली क्या होता है कि एनर्जी जब बढ़ती है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ बढ़ती है, सिस्टम में। बट रेजोनेंस एनर्जी जब बढ़ती है तो आप बोलोगे कि दो मॉलिक्यूल हैं, उन दोनों की मॉलिक्यूल की या दोनों आइंस की रेजोनेंस एनर्जी अलग अलग है, तो वो पर्टिकुलर रेजोनेंस एनर्जी उस टाइम पर सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रही होगी, सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि रेजोनेंस एनर्जी जब बढ़ेगी एज द रेजोनेंस एनर्जी increases, stability increases, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। अलग अलग सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रहे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट अभी हमने आपको बताया था, नेचर में वही एग्जिस्ट करता है जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन कैनोनिकल फॉर्म। आपको ध्यान रहे ये कैनोनिकल फॉर्म उसी हाइब्रिड की होनी चाहिए, ये नहीं कि हाइब्रिड कोई और ले लिया, कैनोनिकल फॉर्म आपने किसी और की ले ली, उसी की होनी चाहिए। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन कैनोनिकल फॉर्म।
10 पॉइंट। रेजोनेंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मॉलिक्यूल के पूरे मॉलिक्यूलर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो यूजुअली एंट्रोपी हाई हो जाती है। तो रेजोनेंस की वजह से जनरली एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है, इनहेंस कर जाती है। सराउंडिंग्स पर हम कोई कभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, विल सी लेटर इन द सेम टॉपिक। तो अब बात आती है कि रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल हो गया कैनोनिकल फॉर्म से। दूसरा, रेजोनेंस की जो मैंडेटरी कंडीशन है, जितनी भी हमने 9 कंडीशन लिखी हैं, उन कंडीशन से पहले वो कंडीशन होनी चाहिए, तब ये बाकी की कंडीशंस वैलिड होंगी, वैध होंगी। तो 10th पोजीशन के अंदर, 10th पॉइंट के अंदर, फॉर द रेजोनेंस molecule must be planar or close to इसका क्या मतलब हुआ? आप सोचें कि ऐसा कि ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो मीन्स ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके ठीक सामने पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो दोनों में चार्ज ट्रांसफर प्रॉपर होगा, प्रॉपर चार्ज ट्रांसफर होगा। सो दिस इज द परफेक्ट केस ऑफ रेजोनेंस। परफेक्ट केस ऑफ रेजोनेंस। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि ये पाई बॉन्ड है और ये किसी एंगल पर रोटेट कर जाए, सपोज दिस एंगल इज थीटा, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये आमने सामने थी, परफेक्ट रेजोनेंस। लेकिन ये कुछ ऐसा घूम गया। यदि ये ऐसा घूम गया तो आप सोच सकते हो कि चार्ज का ट्रांसफर थोड़ा पुअर हो जाएगा। ठीक, चार्ज का ट्रांसफर यदि पुअर होगा, दिस इज द पार्शियल रेजोनेंस। पार्शियल रेजोनेंस। इसके बाद सपोज करिए कि कुछ ऐसा केस आ गया, पाई बॉन्ड एंड दिस इज ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का एंगल जो हो गया इट इज 90 डिग्री। मतलब ये नेगेटिव चार्ज वाला ये वाला है और बेसिकली एक ऑर्बिटल ऐसी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री के अंदर कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। सो इस केस के अंदर नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर और क्लोज टू प्लेनरिटी। जब वो परफेक्टली प्लेनर होगा तो उस टाइम पर चार्ज के ट्रांसफर्स ज़्यादा होंगे। पार्शियल प्लेनर होगा उस केस में चार्ज के जो ट्रांसफ़र हैं वो कंपेरेटिवली कम होंगे। तो रेजोनेंस में कुछ भी आगे पढ़ने से पहले इन सारे 10 पॉइंट्स को आप फिर से रिवाइज कर लें। ठीक, और जब भी हम लोग रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे क्वेश्चंस के अंदर, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दिया होगा, तो हाइब्रिड की एनर्जी माइनस मोस्ट स्टेबल केमिकल फॉर्म, और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब रेजोनेंस एनर्जी कहाँ एग्जिस्ट करती है? सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करती है। तो ये तो बड़ी बेसिक बातें थी रेजोनेंस के बारे में। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कैसे बनेगा, बॉन्ड टूटेगा, ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आएंगे, ये सारी बातें इसके अगले लेक्चर में। ठीक, रेजोनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर।